2 जुलाई 1955 का दिन था। डगलस DC-4 नाम का एक अमेरिका चार्टर प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइंस का हिस्सा था और इसे फ्लाइट 14 कहते थे। वो न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी जाने के लिए टेकअप कर रहा था। ये रास्ता करीब 4 घंटों का था और इस प्लेन में 57 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर, टोटल 63 लोग सवार थे। सफेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ देर में हजारों फुट ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मौसम भी उस दिन काफी प्लेजेंट था। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर इस खूबसूरत मौसम में अपने एंजॉय कर रहा था। अब प्लेन को उड़ते हुए लगभग 3 घंटों का समय बीत चुका था और प्लेन लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। अब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन तभी 3 घंटे बाद कुछ ऐसा हो गया था जिसे सभी का दिल दहल जाती है। दरअसल 3 घंटों बाद ये एरोप्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी मायामी पहुंचने से पहले ही रडार से कहीं गायब हो जाता है और फिर कहीं मायामी पहुंचता ही नहीं। और काफी कोशिशों के बावजूद भी मायामी की कंट्रोल टावर इस प्लेन की पता नहीं लगाई थी। इसलिए जब मायामी ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क सिटी से ये जानना चाहता तो वहाँ से भी उन्हें फ्लाइट 914 के बारे में कुछ पता नहीं था। ये प्लेन उनकी भी रडार स्क्रीन पर कहीं नहीं देख रहा था और इसके बाद ये दोनों साइड से काफी देर तक प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश जा रही थी, लेकिन उन्हें इसको कोई भी जवाब नहीं मिलते हैं। प्लेन का यूं अचानक से डिसअपीयर हो जाना सभी के लिए चिंता की एक बड़ी विषय बन जाती है और काफी रिसर्च के बाद भी कोई प्लेन का कोई पता नहीं चला तो ऑफिशियल ने अनुमान लगाया कि शायद प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को इस प्लेन के ढूंढने के लिए जा रही थी। दरअसल ये प्लेन न्यूयॉर्क और मायामी के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर कहीं गायब हो रहा था। ऐसे भी कोडकास्ट की टीम को इस काम में लगाया जा रहा था ताकि अगर क्रैश होने के बावजूद प्लेन की डिब्री अगर समंदर में डूबा हो तो उसको ढूंढना होगा और इस पर काफी दिनों के लिए सर्च ऑपरेशन भी जा रहा था। लेकिन अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को न कोई प्लेन मिलता है न कोई मालवा। लेकिन जब काफी दिनों को प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला तो अंत में गवर्नमेंट अमेरिकन फ्लाइट 914 को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया। यह बात साफ थी कि प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन सरकार की ये बात लोगों को गले ना निकलती क्योंकि अगर ये प्लेन क्रैश हो गया है तो इसकी कोई सबूत सरकार नहीं दी थी। जैसे कि मलेशिया एयरलाइन C-70 जब 2014 में क्रैश हो गया था तब शुरुआत में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि क्या मलेशिया एयरलाइन के साथ आखिर हुआ क्या है। खैर धीरे धीरे फ्लाइट 914 की फ्लाइट ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद साल बीत गई और फिर आया 21 मई 1992 यानी इस प्लेन के गायब होने की ठीक 37 साल बाद। जगह था वेनेजुएला का कैपिटल क्रॉस एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जवान डोला केटे के लिए और हर रोज के हिसाब से वो अपना ऑफिस में काम कर रहा था। तभी कुछ टाइम बाद ही जवान को रडार की स्क्रीन पर डाट दिखा रही थी। ये डाट ऐसा था कि कोई प्लेन डायरेक्ट ETC की रडार में आई गई थी। इसे देखकर जवान वाकई में बहुत हैरान हो गई थी क्योंकि इसी टाइम पर कोई प्लेन के आने की इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए इनने ये बात सारी टीम को बता दिया। इसके बाद ही 10 मिनट में प्लेन ETC की रेंज में आ गया। पहले तो ETC के ऑफिशियल को लगा ये कोई और प्लेन थी, लेकिन जैसे ये प्लेन नजदीक आया और जवान ने जो देखा इस पर उनके यकीन होना मुश्किल हो गया था। दरअसल ये एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था जो साल 1950 से 1955 के बीच में चला कर रहा था और अब तक इस टाइप के एयरक्राफ्ट में बहुत चेंजेस हो चुकी थी। लिहाजा 1990 तक ऐसे एयरक्राफ्ट होना भी बंद हो गया था पर उसकी जगह न्यू एयरक्राफ्ट ले ली थी। इसलिए इस मॉडल का प्लेन उड़ता देख किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन असली होश उड़ाने वाली बात तो अभी बाकी थी। दरअसल उस प्लेन के पायलट ने पूछा कि हम कहाँ है। इस पर जवान ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला एयरपोर्ट के पास है। इसके बाद जवान ने कैप्टन से पूछा कि आपकी ये फ्लाइट कहाँ से आ रही है। इस पर फ्लाइट कैप्टन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरी ADC टावर में छनछनाना जा रहा था। दरअसल फ्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और सुबह 9:55 पर उन्हें मायामी एयरपोर्ट पर उनका शेड्यूल है। इसे सुनते ही जवान और ATC में मौजूद लोगों की होश उड़ गई। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये प्लेन अमेरिकन फ्लाइट 914 थी।
जो पूरा 37 साल बाद लैंड कर जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ये प्लेन 37 सालों से कहाँ था और अपने डेस्टिनेशन से 2200 मीटर दूर वेनेजुएला में क्या कर रहे थे। इगर जो पायलट सुनते हैं कि यूं मायानी की जगह कैराकास में है, वो थोड़ा घबरा जाता है। और अभी तक तो पायलट को ये पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। इसके बाद पायलट लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं और जवान ने पायलट को लैंडिंग की परमिशन देते हुए तुरंत ग्राउंड यूनिट को वहां भेजते हैं ताकि वो प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर और बाकी के क्रू मेंबर की हालत के बारे में जान सके। इधर कुछ ही मिनट में प्लेन साराकी एयरपोर्ट में लैंड हो गया था और थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जवान पायलट से पूछे कि क्या आपको पता है कि ये साल 1952 में चल रहा है। इतना सुनते ही पायलट एकदम से परेशान हो जाती है और फिर इसके बाद जवान पायलट से सभी पैसेंजर को बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, हम यहाँ से जा रहा है। और पायलट तुरंत वहाँ से टेक ऑफ करने का फैसला लेता है और अंतिम बात वो वहाँ से जा रहा है तब उनके हाथ में एक फाइल थी जिससे एक कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर फेंक जाता है और फिर टेक ऑफ करने का वेट किया है। बिना पायलट इसे दोहराते हुए प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद ये डगलस डीसी पोर्ट कहा गया ये किसको नहीं पता। आज तक ना तो ये मायामी पहुंचा और न ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर का पता चला। और वो कागज जो पायलट ने अपने पीछे छोड़ कर दिया था वो असल में एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो ये साबित करता है कि ये घटना पूरी तरह सच थी। और इधर टेक ऑफ करने की कुछ टाइम बाद ही प्लेन एक बार फिर से एटीसी के रडार से ठीक उसी तरह गायब हो जाता है जिसे साल 1955 में हुआ था। ये देखकर एटीसी को एक बार फिर से झटका मिला। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये प्लेन 37 साल बाद आता है और आने के कुछ टाइम बाद ये फिर से गायब हो जाता है और एक बार फिर से कुछ इसी तरह गायब हो जाता है कि आज तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा है तो साल 1955 में निकला ये प्लेन 37 सालों तक रहा कहाँ था और क्या डगलस डीसी पोर्ट ने टाइम ट्रेवल किया था। और अगर इसने टाइम ट्रेवल किया गया था तो रियल वर्ल्ड में ऐसे होना सिर्फ दो तरीकों से पॉसिबल है। पहला तब जब एक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ भी ही नजदीक हो चुका है और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर रहा था। अब अगर एक प्लेन आसमान में उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना और यह आसमान में प्लेन के लिए ब्लैक होल के सामना बिल्कुल मुश्किल था। वही दूसरी तरफ डगलस डीसी पोर्ट पूरी इंजन प्लेन था और साल 1942 का मैन्युफैक्चर था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। मतलब इस प्लेन का टाइम ट्रेवल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर अब सवाल ये है कि 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंची कैसी। तो यहाँ सबसे चौंकाने वाला बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा ऑक्स था, यानी ये एक वेल प्लांटेड फेक न्यूज थी क्योंकि पेन अहम जो एयरवेज थी उसमें फ्लाइट 914 नाम का कोई फ्लाइट मौजूद नहीं थी और 2 जुलाई 1955 को और न ही कोई ऐसा फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी गई थी। और अगर हम 1955 की सारे हवाई एयरलाइन पर नजर डालें तो मुझे फ्लाइट 914 का कोई ऐसा स्केडर नहीं देख रहा था। इम्पैक्ट एविएशन की हिस्ट्री में कभी भी इस नाम का कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। 4 अप्रैल 1956 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस था डगलस DC-6 क्रैश जरूर हुआ था और उस एक्सीडेंट और फ्लाइट 914 इस फेक इंसिडेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये फेक न्यूज फैलाई किसने और वो क्या रीजन थी जो फ्लाइट 914 का स्टोरी इतना वायरल हो गई थी। इस स्टोरी का विजन हुआ था साल 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश रिडल ऑफ फ्लाइट 914 टाइटल के साथ। इन इंसिडेंट को सबसे पहले कवर किया, मतलब इस प्लेन की रिपेयरिंग होने के 7 साल पहले। इस बाद में साल 1993 और फिर 1999 में वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस आर्टिकल को 2 बार अलग अलग तरीके से रिपब्लिश भी कर दिया था। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आपके सामने ये रहा और दोनों आर्टिकल में आप गौर से देखेंगे तो इस पूरी स्टोरी की कंट्रोलर जवान डेला पोर्टो तक डिटेल न्यूज की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि पायलट और कंट्रोल टावर के बीच कोई कन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्टिकल में लिख के सारी बातें फैब्रिकेटेड थी। कहने का मतलब ये है कि फ्लाइट 914 की स्टोरी
जिसे कुछ न्यूज और कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था ताकि बस खूब सुर्खी बिठा सके। दरअसल वीकली वन न्यूज अमेरिका की एक एजेंसी है जो 1979 से 2007 के बीच में एक्टिव थी और ये मोस्टली स्टोरीज को पब्लिश की गई थी। वैसे वीकली वन न्यूज ने एकमात्र ये अफवाह नहीं फैलाई बल्कि साल 1992 में उन्होंने ये आर्टिकल भी पब्लिश किया था। इसके अनुसार साइंटिस्ट को वेस्ट वर्जीनिया के बैड बॉय मिला है और ये एक ऐसा क्रीचर था जिसकी आधी बॉडी इंसानों की और आधी बॉडी बैट की। और वीकली वन न्यूज में तो ये तक दावा किया था कि अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन एलेक ईटियन ने इस बैड बॉय को अडॉप्ट कर लिया था। इतना ही नहीं, अमेरिकन फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ली जिनकी मौत साल 1977 में हुई थी, उनकी मौत के बाद भी कई सारे फेक न्यूज इसमें पब्लिश की गई थी। इसका साफ बात यह है कि जो भी न्यूज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो इसके पीछे आप रिसर्च करो कि ये सच्चा है या नहीं। और ये स्टोरी पैक था और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।